मेरी मामी और मामा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मामी ने मुझे अपने पास रख लिया ताकि उन्हें कभी औलाद की कमी महसूस ना हो। लेकिन फिर मामी ने जो मेरे साथ किया, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरी मामी हर रोज़ सज संवर के एक बाबा के पास जाती थी। फिर बाबा उसके साथ वह गंदा खेल खेलता था, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। बाबा ने मामी को भरोसा दिलाया था कि वो उसे औलाद का सुख जरूर देगा, लेकिन बाबा की हरकत एक वहशी दरिंदे की तरह थी। एक दिन बाबा की नज़र मुझ पर आकर टिक गई। फिर मामी ने मुझे उस बाबा के पास भेज दिया, लेकिन बाबा ने मेरे साथ बंद कमरे में 2 घंटे तक लगातार मेरा नाम पूनम है और मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर शरीर की बनावट और कदकाठी अच्छी होने की वजह से बहुत अच्छी लगती हूँ। मेरी उम्र अभी 18 साल है और हम 3 बहनें हैं। मेरे पापा कुछ साल पहले एक बड़ी बीमारी की वजह से हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तब से मेरी अकेली हम 3 बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया। हम तो वैसे भी पहले से गरीब थे, लेकिन पापा की मौत के बाद से घर की हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। मेरी माँ दूसरे के यहाँ काम करती थी, जिससे हम लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब हो पाता था। माँ की हालत देखकर मुझे लगता कि मैं माँ के साथ काम करूँ, ताकि घर में थोड़े और पैसे आ सके, जिससे मेरी दोनों बहनें की पढ़ाई भी पूरी हो सके। मैंने तो सरकारी स्कूल में ही 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई किया था। उसके आगे पढ़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। एक दिन मेरे मामा और मामी हमारे घर पर आए। तभी मेरी मामी ने माँ से कहा, दीदी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी माँ ने कहा कि हाँ भाभी, कहिए ना, क्या बात है। फिर मामी कहने लगी, आपके 3 बेटियाँ हैं और आपके घर की हालत भी अच्छी नहीं है। अगर आप पूनम को मेरे यहाँ भेज दें तो मैं उसे अच्छी परवरिश के साथ अच्छी शिक्षा भी दूंगी। वैसे भी भाभी, आप तो जानती ही हैं कि मुझे अभी तक कोई औलाद नहीं है। अगर पूनम मेरे पास रहेगी तो मुझे भी औलाद की कमी कभी महसूस नहीं होगी। मामी की बात सुनने के बाद मेरी माँ खुश हो गई। वह तुरंत कहने लगी, भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं। आपकी औलाद नहीं है तो क्या हुआ, ये तीनों आपकी भी तो बेटियां हैं। आप खुशी खुशी पूनम को अपने साथ ले जाइए, बस उसका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि ये अभी नादान है, उसे अभी किसी चीज़ की समझ नहीं है। मेरी माँ की बात सुनने के बाद मेरे मामा जी कहने लगे, दीदी, आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं हूँ ना, मैं अपनी भांजी का पूरा ध्यान रखूंगा। मामा जी की बात पर मेरी माँ को पूरा विश्वास हो गया था। उसे लगा था कि वहाँ जाकर उसकी बड़ी बेटी की जीवन संवर जाएगी, लेकिन वह होने वाली अनहोनी से अनजान थी। वह ये नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के साथ कितना बड़ा मुसीबत आने वाला है। मेरी माँ खुशी खुशी मुझे अपने मामा मामी के साथ भेज दिया। माँ ने मुझे भी साफ साफ समझा दिया था कि मैं अपनी मामी का पूरा ध्यान रखूं। मैंने माँ से वादा कर लिया कि मैं मामी का पूरा ध्यान रखूंगी। मामा की हालत अच्छे थे, क्योंकि वह पढ़े लिखे थे और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे, जिससे उनके घर की हालत अच्छी थी। मेरी माँ मामा जी पर भरोसा करती थी। फिर कुछ ही देर के सफ़र के बाद हम मामा जी के घर पहुंच गए। घर पहुंचकर थोड़ी देर आराम की। उसके बाद मामी ने मुझे घर के काम में लगा दिया। घर के काम काज मैं अच्छे से कर लेती थी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं घर के सारे काम को अच्छे से संभालने लगी थी। इसी तरह धीरे धीरे मुझे मामा के घर आए हुए अब 1 महीने गुजर गए थे। लेकिन मैं देख रही थी कि ना तो मामी मेरी पढ़ाई के बारे में सोच रही थी और ना ही मेरे मामा जी इस बारे में सोच रहे थे। उन्होंने तो मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। मैं भी क्या करती। माँ की हालत इतनी खराब थी कि मैं अब उसके पास जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मैं फिर से माँ के पास चली जाती तो घर का खर्च ज़्यादा बढ़ जाता, जबकि घर की हालत पहले से ही खराब थी। मेरे मामा जी का रवैया मेरे प्रति अच्छा था, लेकिन मामी रवैया अब बिल्कुल बदल गया था। जब तक मामा जी घर पर होते थे तब तक मामी मुझसे अच्छे से व्यवहार करती थी, लेकिन मामा जी के जाने के बाद वह मेरे साथ एक नौकरानी के जैसी व्यवहार करने लगती, जो मुझे अंदर तक झकझोर देता था। पर मैं मामी को कुछ ना कह पाती थी। अगर मैं कुछ कहना भी चाहती तो वह मुझे धमकी देती थी कि मैं तुम्हारे माँ को बता दूंगी कि तुम मेरी बात नहीं मानती हो। मेरी माँ मुझसे ज़्यादा मेरी मामी और मामा पर भरोसा करती थी, इसीलिए माँ से कुछ कहने से कोई फ़ायदा नहीं था। खैर, जो भी था, जैसे भी था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन अब मैं गौर कर रही थी, मामी हर दिन मामा जी के जाने के बाद वह सच संवर के घर से निकल जाती थी। फिर वह मामा जी के घर आने से पहले ही आ जाती थी। मामी का इस तरह से सजना संवरना और फिर पूरे दिन घर से बाहर रहना
मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं ये सोचने लगी थी कि आखिर मामी इतना सच संवर कर जाती कहाँ हैं, जबकि मामा जी तो अपने काम पर होते हैं। मैंने सोचा कि ये बात मैं मामी से खुद पूछूंगी, लेकिन मामी से पूछने में मुझे डर लगता था, इसलिए मैं उनसे इस बारे में नहीं पूछ पाती थी। मेरे मामा जी रोज सुबह 8 बजे अपने काम पर निकल जाते थे। फिर मामी भी करीब 10 बजे के बाद घर से बाहर चली जाती थी। लेकिन जब वह वापस आती थी तो वह बहुत ज़्यादा थकी हुई होती थी, जिसे देखकर मुझे और भी ज़्यादा हैरानी होती थी। लेकिन मैं इस बारे में अपने मामा को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वह मुझे हर बार माँ से शिकायत करने की धमकी देती थी, और माँ को मेरी वजह से कुछ सुनना पड़े, ये मैं बिल्कुल ही नहीं चाहती थी। एक दिन एक आदमी मामी के घर पर आया, जो देखने में कोई बाबा या तांत्रिक लग रहा था। उसकी नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वह पहले मुझे नीचे से ऊपर तक अच्छे से घूर कर कर देखा। उसकी आंखों में मैंने एक वहशी दरिंदों को देखा था। मुझे उसे देखकर ही डर लग रहा था। तभी मामी मुझसे कहने लगी कि पूनम, ये एक बहुत ऊंचे पहुंचे हुए बाबा हैं, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लो। फिर मैंने उस बाबा के पैर छूने गई तो वह अपने हाथ से मेरे शरीर को यहाँ वहाँ छूने लगा, जो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तभी मामी कहने लगी कि पूनम, पता है, ये इतने पहुंचे हुए बाबा हैं कि तुम्हारे घर की सारी परेशानियां खत्म कर सकते हैं। मामी मुझे इस तरह से खुशी खुशी उस बाबा के बारे में बता रही थी, जैसे उनका बाबा के साथ बहुत पहले से जान पहचान हो। वह मुझे हर तरह से बाबा के बारे में बताने लगी। फिर इतना कुछ सुनने के बाद मैं भी धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगी थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ के बाद से मेरी जिंदगी किस ओर जाने वाली थी। उस बाबा की आंखों में जो कुछ मैंने देखा था, उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कोई वहशी दरिंदा ही होगा, क्योंकि कोई बाबा इस तरह से किसी लड़की को नहीं देखते। पर मुझे लगा कि हो सकता है ये मेरी घर की हालत सुधार दें, क्योंकि मेरे घर की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। ऊपर से माँ को दो दो बेटियों को भरण पोषण करना पड़ रहा था। बाबा मामी के साथ कुछ बात करके वहाँ से चला गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल छोड़ गया कि वह मेरे घर की हालत सुधार पाएगा। अब मैं इन्हीं सब बातों को सोचने लगी थी। मुझे बाबा पर तो नहीं, लेकिन मामी के कहने पर मुझे थोड़ा भरोसा करना पड़ा। अगले दिन मामी मुझसे कहने लगी कि पूनम, आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना देती हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ, मेरे साथ तुम्हें कहीं चलना है। मैंने मामी का यह व्यवहार देखकर आश्चर्य था। आखिर अचानक मामी मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रही हैं? आज से पहले तो मामी ने ऐसा कभी नहीं कहा। खैर, मैं बिना कोई सवाल किए कमरे में जाकर तैयार होने लगी। तब तक मामी भी खाना बनाकर तैयार कर दिया। फिर मामा जी के जाने के बाद वह मुझे अपने साथ लेकर घर से निकल गई। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वह मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। मैं बस उनके साथ जा रही थी। कुछ ही देर के बाद हम एक जगह पर पहुंच गए। वह जगह देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मंत्र तंत्र का काम किया जाता हो। वह जगह देखने से मुझे डर लग रहा था। वहाँ कुछ औरतें बैठी हुई थी और एक आदमी भी उसके पास बैठा था, जो बारी बारी से उन औरतों को अंदर के कमरे में भेज रहा था। यह सब कुछ देखकर मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इस तरह की जगहों पर नहीं गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ से फ़ौरन वापस लौट जाऊँ, लेकिन मामी की वजह से मैं रुकी हुई थी। कुछ घंटों के बाद जब सभी औरतें वहाँ से चली गईं, तब एक आदमी बाहर आया, जिसे देखकर मैं चौंक गई थी, क्योंकि यह वही आदमी था जो उस दिन मामी के घर पर आया था, जिसका हुलिया देखकर ही मुझे डर लगने लगा था। उस बाबा की नज़र मुझ पर पड़ते ही वह मेरे चारों ओर घूमने लगा और मुझे नीचे से ऊपर तक घूरने लगा, जिससे मैं बिल्कुल डरी हुई थी और अजीब सा महसूस करने लगी थी। कुछ ही देर के बाद वह मामी को लेकर अंदर चला गया। फिर काफ़ी देर के बाद मामी बाहर आई। जब वह बाहर आई तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वह काफ़ी थकी हुई लग रही थी, जबकि अंदर जाने से पहले वह बिल्कुल ठीक थी। उनका इस तरह से थकना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं ये सोचने लगी कि आखिर मामी यहाँ क्यों आई थी। अब मुझे एहसास होने लगा था कि शायद मामी हर दिन सज संवर के यहीं आया करती थी, पर यहाँ आने का कारण नहीं पता चल पा रहा था। आखिर वह बाबा औरतों के साथ अंदर क्या करते थे, जो सभी औरतें थकी हुई बाहर आती थीं। वह सारे मंजर देखने के बाद मेरी इशारा सिर्फ एक ही ओर जा रहा था। मुझे अब यकीन होने लगा था कि बाबा उन औरतों के साथ कुछ गलत जरूर करते हैं, नहीं तो उन सभी औरतों का हालत इतनी खराब ना होती। खैर, कुछ घंटों बाद हम भी वहाँ से वापस घर आ गए,
लेकिन वहाँ के देखे गए मंजर मेरी आंखों से दूर जा ही नहीं रहे थे। बाबा ने जिस तरह से मेरा मुआयना किया था, उससे मेरे ऊपर होने वाले घटना का अंदाजा मुझे होने लगा था। 2 दिन के बाद मामी फिर से मुझे कहने लगी कि आज अच्छे से तैयार हो जाओ, आज बाबा से तुम्हारी खास मुलाकात है, फिर वह तुम्हारे घर के हालात ठीक कर देंगे। मैंने मामी के इस बात से मना कर दिया, लेकिन वह मुझे बहुत भला बुरा कहने लगी और कहा कि मैं तुम्हारी माँ को फ़ोन करके बताती हूँ कि तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनती हो। बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मामा जी के जाने के बाद मैं मामी के साथ उस बाबा के पास चली गई। वहाँ आज भी कई औरतें लाइन लगाकर बैठी हुई थी। फिर एक आदमी एक एक औरत को अंदर भेज रहा था। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब सभी औरतें वहाँ से चली गईं, तब मामी मुझे लेकर अंदर चली गईं और वह अंदर मुझे छोड़कर वापस बाहर आ गईं। उस वक्त मैं एकदम से घबराई हुई थी। जब मैंने उस कमरे को चारों तरफ देखा तो वह बहुत ही खौफनाक लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे आज मेरी ज़िंदगी की आखिरी दिन होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी बाबा उस कमरे में आ गए। उसके आने से मुझे और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। बाबा मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, देख लड़की, मुझे ज़बरदस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अपनी मर्जी से तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हारी सारे दुख दूर कर दूंगा। मैं डर से कांपने लगी थी। तभी बाबा मेरे और करीब आकर मुझसे वैसी हरकतें करने लगे। फिर मैं उनसे दूर जाने लगी, तभी मैं नीचे गिर गई। बाबा इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तभी वह मेरे साथ वो सब करने लगा कि अचानक दरवाज़ा खुल गया। फिर मैं उठकर एक कोने में भागकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि कमरे में मेरे मामा के साथ कुछ पुलिस वाला भी वहाँ आ गया था। जब मैं घर से आने वाली थी तभी मैंने इस बारे में मामा जी को सब कुछ सच सच बता दिया था। पहले तो वह मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने उन्हें विश्वास दिलाया और कहा कि आज वह खुद आकर देख ले। मेरे मामा और पुलिस के देखकर बाबा के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वह सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह यहाँ पुलिस आ सकती है। मेरी मामी उस वक्त बाहर ही थी। मेरे मामा ने मामी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और पूछने लगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब वह बताने लगी। मामी कहने लगी कि मेरी शादी के इतने दिन हो गए थे, लेकिन मुझे अभी तक कोई औलाद नहीं हुआ। औलाद की कमी मुझे अंदर से कचोटती थी। मुझे बहुत दुख होता था जब अपने आस पास के लोगों को मैं देखती थी। तुम तो काम पर चले जाते थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे औलाद की कमी ज़्यादा महसूस होती थी। एक दिन एक औरत ने मुझे इस बाबा के बारे में बताया, तो मैं इनसे मिलने चली आई। फिर बाबा ने मुझे भरोसा दिलाया कि वह मुझे औलाद का सुख जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए मुझे हर दिन सच संवर कर उनके पास आना होगा। मैं औलाद के खातिर यह करने को भी तैयार हो गई। फिर मैं अगले दिन से यहाँ आने लगी और बाबा मुझे अंदर कमरे में बुलाते। जब मैं अंदर जाती तो वह मुझे एक मिठाई खाने के लिए देते, जिसे खाने के मुझे कुछ होश नहीं आ रहता। फिर 2 घंटे के बाद जब मुझे होश आता तो मैं अपनी हालत देखकर हैरान हो जाती। लेकिन बाबा मुझे यकीन दिलाते और कहते कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी गोद जल्द ही भर जाएगी। एक दिन बाबा घर आए थे, तब उनकी नज़र पूनम पर पड़ गई। तब वह मुझसे पूनम की मांग करने लगे। वह कहने लगे कि अब अपनी जगह पर पूनम को भेजो। अगर तुम पूनम को मेरे कक्ष में भेजोगी तो मैं तुम पर और ज़्यादा ध्यान दूंगा। मैं औलाद को पाने के लिए यह भी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि बाबा ने मुझे बार बार मेरे सोनी गोद का वास्ता दिया था, जिससे मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं औलाद पाने के लिए कुछ भी करूँगी। बस इसी वजह से आज मैं पूनम को लेकर यहाँ आ गई। मामी के मुंह से ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आखिर ये कैसी औरत थी जो अपनी औलाद को पाने के लिए किसी दूसरे की औलाद की इज्जत बर्बाद करने चली थी। मुझे मामी से नफरत होने लगी थी। मैं मामी की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। मेरे मामा जी ने मामी से अपना सारा रिश्ता तोड़ने की बात करने लगे। तभी मामा मामी जी के पैरों पर गिर गईं और रोने लगी। वह मामा जी से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि आगे से अब ऐसी गलती नहीं होगी। मेरे मामा जी कहने लगे कि तुम अपने औलाद को पाने के चक्कर में ये तक भूल गई कि पूनम भी किसी की औलाद है। ये मेरी भांजी है और अब मैं अपने माँ समान दीदी को क्या मुँह दिखाऊंगा। आज तुम्हारे कारण मुझे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है, इसीलिए आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं आज से ही तुम्हारे अपने घर से और अपनी ज़िंदगी से भी निकाल रहा हूँ। मामा की बात सुनने के बाद मैंने उनसे कहा, नहीं मामा जी, आप ऐसा मत कीजिए।
माना कि इनका तरीका गलत था, लेकिन मकसद गलत नहीं था, क्योंकि जब औलाद के ताने लोग देते हैं तो उसकी सबसे ज़्यादा पीड़ा औरत को होती है। एक औरत अपनी औलाद की कमी हर वक्त महसूस करती है। वह जब भी दूसरे के बच्चे को देखती है तो उसे भी ऐसा लगता है जैसे उसका भी कोई अपना औलाद होता, जो उसे माँ कहकर बुलाता। इन्होंने जो कुछ भी किया वो औलाद पाने के लिए किया, इसलिए मामी को माफ़ कर दीजिए और इन्हें अपना लीजिए। मेरी बात सुनकर मामी मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वह कहने लगी, पूनम मुझे माफ़ कर दो, मैं सबसे ज़्यादा तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारी माँ से मांगा था कि मैं उसे अपनी औलाद समझकर रखूंगी, लेकिन मेरी अपनी खुद की औलाद पाने की इच्छा ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। पुलिस वाले बाबा और उनके साथी के साथ मेरे मामी को भी गिरफ्तार करके ले गया, क्योंकि पुलिस की नज़र में मेरी मामी भी गुनहगार थी। लेकिन कुछ ही दिन की सज़ा के बाद मामी जेल से छूट गई। वह अब मामा जी के साथ एक अच्छी पत्नी बनकर रहने लगी। यह सब होने के बाद मैं भी अपने माँ के पास आ गई, क्योंकि मेरी माँ भले ही गरीब थी, लेकिन मैं माँ के पास सुरक्षित महसूस करती थी। वो मेरी माँ है, इसलिए वह अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होने देंगी। कहते हैं रिश्तों में हमेशा एतबार होना चाहिए, नहीं तो वह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता, फिर चाहे वह रिश्ता कैसा भी हो। अगर उस रिश्ते में विश्वास ना हो तो उसे टूटने में देर नहीं लगती। जैसे कि आज पूनम और उसकी मामी का रिश्ता टूट गया। वह कितना भरोसा देकर अपने पास उसे लाई थी, लेकिन आखिर में वह उसके साथ कैसा काम किया। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।